बहुलक का निर्माण काफी सारी एकलक इकाइयां आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ेंगी, जुड़कर ही वो किसका निर्माण करेंगी, बहुलक का निर्माण करेगी। बड़ा अणु बन जाएगा जब एकलक इकाइयां आपस में जुड़ेगी, उस बड़े अणु को ही क्या बोलते हैं, वेद अणु। एक टॉपिक था निरोधक या समापक। निरोधक या होगा समापक का मतलब होता है रोकने वाले, रोधक बनने वाले, रोकने वाले। समापक का भी मतलब ये होता है रुकेगा तो समाप्त होगा। सीधी सी बात है, चाहे निरोधक के चाहे समापक के या समाप्त होना। इंसान की जब सांसें रुक जाती है या रुक जाता है उसका जीवन, तो समाप्त निर्माण को रोकते हैं या वो बहुलक के निर्माण का समापन करते हैं। वो क्या कहलाते हैं, निरोधक कहलाते हैं या समापक कहलाते हैं। वो अणु बहुलक के निर्माण को रोकते हैं, निरोधक या समापक कहलाते हैं। समापक कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोक्विनोन, इसको हाइड्रोक्विनोन बोला जाएगा। क्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, सीधी सी बात है, बेंजीन के ऊपर NO2 उपस्थित होगा, नाइट्रोबेंजीन। और NO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रो। और ये क्या है, बेंजीन की संरचना, तो क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अगर बेंजीन से दो NO2 जुड़ जाए, एक यहाँ जोड़ दिया अपन ने और एक यहाँ जोड़ दिया, तो इसको बोलेंगे डाई नाइट्रोबेंजीन। डाई का मतलब होता है दो, नाइट्रो बेंजीन। ये समापक का कार्य करते हैं, जहां पे हाइड्रोक्विनोन, नाइट्रोबेंजीन, डाइनाइट्रोबेंजीन ये समापन का कार्य करते हैं। ये बहुलीकरण की प्रक्रिया को रोक देते हैं, बहुलीकरण की श्रृंखला को रोक देते हैं, समाप्त कर देते हैं, इसलिए इन्हें निरोधक या समापक कहा जाता है। ध्यान दें, ये उदाहरण ध्यान रखना, कोई भी उदाहरण में पूछ सकता है। एक और है पटल में, वही ग्लाइकोल, CH2, CH2 ऑयल, साथ में जुड़ा थैलिक अम्ल। थैलिक अम्ल में क्या होगा, यहां से H2O बाहर, ये आगे बाहर हो जाएगा, यहां से ये बाहर हो जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजन CH2, CH2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सॉरी यहाँ ये बन जाएगा, ये C डबल बॉन्ड O, यहाँ C डबल बॉन्ड O, ये ऑक्सीजन, ये हो जाता है गिल पटल। गिल पटल है जो तुम्हारा लास्ट और आखिरी टॉपिक है इस चैप्टर का। कई बार बेटा देखो, ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुम लोगों को कमांड बनानी है या पकड़ बनानी है, तो सीधी सी बात है, स्ट्रक्चर याद रखना, सूत्र फॉर्मूला याद रखना सीख लो। अगर तुम इस बहुलक की अगर बात करते हो, बहुलक में, बहुलक चैप्टर बिल्कुल इजी है। अगर तुम 10 से 15 एकलक इकाइयां देखो, सब जगह अधिकतर वही काम आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया, ग्लाइकोल आ गया, ग्लाइकोल काम आ गया, सब जगह टेरिक अम्ल आ रहा था, या फिर वही एक्सामेथिलीन डाइएमीन, एथीन। ये अगर 10-12 तुम एकलक इकाइयों को एक दूसरे के साथ लिख लोगे, एक बार क्या करना, मैं फिर बता रहा हूँ, अलग पेज में एकलक इकाइयों को लिखकर उनका फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद तो तुम लोगों को अगर ये एकलक इकाइयां याद हो गई,
उसके बाद तो तुम लोग आसानी से कर देंगे। जैसे मान लो मैंने आपको उदाहरण लिया कि भाई टेरेलिन या डाइक्रोन है, टेरिलीन या डाइक्रोन है, तो अब तुम लोगों को एक लगी इकाइयां याद है, टेरिथेलिक अम्ल है, दूसरा ग्लाइकोल है, तो दोनों को साथ में जोड़ दो, तुरंत याद आ जाएगा। फिर नाम ही तो याद रखना है। अगर आपको एक बार स्ट्रक्चर नाम याद हो गया तो सिर्फ आपको ये याद रखना है कि इस बहुलक में ये जोड़ने। अगर एक लगी इकाइयों का आपको सूत्र याद है तो सीधा लिख लोगे, दोनों आराम से रिएक्शन कर सकते हो। रिएक्शन में कोई लंबी चौड़ी रिएक्शन नहीं है कि इसमें पता ही नहीं लग रहा सर कौन सा कहाँ से हटा, कौन सा कहाँ से जुड़ा। जो योगात्मक होती है, समान एकलक इकाइयां होती है, जैसे पोलोथीन वगैरह, पोलोथीन, टेफ्लॉन हुआ, पीवीसी हुआ, इनमें तो क्या है, एकलक इकाइयों की सिर्फ पुनरावृत्ति होती है। इसमें तो बहुलीकरण ही नहीं, एक तरीके से वो सॉरी रिएक्शन ही नहीं होती, क्योंकि इसमें ना सह उत्पाद के रूप में निकलता है, ना कोई दूसरा डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होता है। इतना अंतर होता है, सिर्फ डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड होता है, और कोई बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, इसमें ध्यान दें।